हेलो एंड वेलकम टू आईएएस टॉपर्स करंट इशू एनालिसिस। ये वीडियो में हम बात करेंगे राफेल जेट्स के बारे में। रिसेंटली 5 राफेल फाइटर जेट्स अंबाला एयरबेस पे लैंड हुए हैं। ये जो अंबाला एयरबेस है वो हरियाणा में लोकेटेड है और ये भारत के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ से जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वो सिर्फ 220 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से जो है वो भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि भारत ने जो फ्रांस के पास से राफेल जेट्स एक डिफेंस डील के तहत खरीदे थे, उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर राफेल जेट्स के टेक्निकल फीचर्स क्या है, उसमें कौन कौन सी मिसाइल्स को फ्यूचर में माउंट किया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो भारत ने फ्रांस के पास से फाइटर जेट्स खरीदने का एक डील की है उसका सिग्निफिकेंस और कंसर्न्स क्या है, और साथ ही साथ भारत और फ्रांस के ओवरऑल डिफेंस रिलेशंस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर राफेल डील के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सितंबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट्स खरीदने की एक डिफेंस डील को साइन किया था। इसमें जो 36 प्लेन है उसमें से 30 जेट्स एक्चुअल कॉम्बैट एयरप्लेन से और बाकी जो 6 है वो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है। तो जो राफेल है वो एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल यानी कि उसको एज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, यानी कि किसी भी कंट्री के ऊपर स्पाइंग करना हो, उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके फोटोग्राफ्स खींचना हो, तो ये सब पर्पस के लिए ये राफेल एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जा सकता है। तो अब अगर MMRCA के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2007 में MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक टेंडर लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन एयरफोर्स में टोटल 126 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ऐड करना। ये जो टेंडर था उसको लार्जेस्ट एवर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट डील ऑफ इंडिया भी 2007 में कहा गया था। हालांकि कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से 2012 में MMRCA को स्क्रैप करना पड़ा, लेकिन 2018 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने MMRCA 2.0 लॉन्च किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में ऐड करना था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2007 में MMRCA के टेंडर को फ्रूट किया था, तभी ये डिसाइड किया था कि राफेल को MMRCA के तहत ही बाई किया जाएगा। हालांकि फिर 2012 में ये जो पूरा प्रोग्राम है MMRCA का उसको ही कैंसिल कर दिया गया था। फिर 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि भारत जो है वो फ्रांस के पास से टोटल 36 राफेल जेट्स को खरीदेगा। फिर 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑफिशियल राफेल डील साइन की गई थी, जिसमें भारत ने ये जो डील है वो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स को यूज़ करके ये डील को साइन किया था। ये पावर्स क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। इसके साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है कि जब ये डील को साइन किया गया था तब अपोजिशन पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रांस को जो राफेल जेट्स के लिए प्राइस दी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये डील को इन्फ्लेटेड प्राइस पे साइन किया गया था। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का ये कहना था कि कहीं ना कहीं करप्शन भी इसमें शामिल है। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें कोई भी करप्शन का मामला शामिल नहीं है। तो अब राफेल जेट के बारे में बात करें तो राफेल एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है जिसको ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप स्ट्राइक के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें छोटे न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी करने की कैपेबिलिटी है। अब इसके टेक्निकल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले है रेंज और दूसरी इसकी मैक्सिमम स्पीड। तो इंडियन एयरफोर्स में जो बाकी के फाइटर जेट्स है उसके कंपेरिजन में इसकी मैक्सिमम स्पीड तो काफ़ी कम है, लेकिन उसकी जो रेंज है जो कि 3700 किलोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडियन एयरफोर्स में जो 6 अलग अलग टाइप के फाइटर जेट्स है उनकी रेंज की बात करें तो सुखोई 30 की 3000 किलोमीटर है, मिराज 2000 की 1550 किलोमीटर, मिग 20 यानी कि 1430 किलोमीटर है। तो ऐसे करके सभी की रेंज राफेल से कम है। तो राफेल के आने से इंडियन एयरफोर्स को अगर लॉन्ग रेंज के जो भी ऑपरेशंस है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। तो 3700 किलोमीटर की रेंज है उसको मैप में अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम अंबाला बेस को एज ए सेंटर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना का लगभग 80% पार्ट राफेल की रेंज में शामिल है, जिसमें कि बीजिंग भी आ जाता है, फिर रशिया का भी बहुत बड़ा पार्ट इसमें शामिल है, सऊदी अरेबिया भी है, और ये जो पार्ट है, ये जो प्लेस है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कि जहाँ पे ग्लोबली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंज्यूम होती है उसमें से 21% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ से पास होती है। तो ये भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इंडियन ओशन का बहुत बड़ा पार्ट ये राफेल जेट्स की रेंज में आ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि राफेल में कौन कौन सी मिसाइल्स को माउंट किया जाएगा। तो मेनली इसमें 4 अलग अलग टाइप की मिसाइल्स को माउंट किया जाएगा। ये चारों की चारों मिसाइल्स भारत ने फ्रांस के पास से ही
खरीदा है। तो ये 4 मिसाइल्स में है स्कैल्प मिसाइल्स, मीटियोर मिसाइल, मिका मिसाइल, और जो चौथी मिसाइल है वो है हैमर मिसाइल। ये हैमर मिसाइल की डील भारत ने फ्रांस के साथ रिसेंटली ही साइन की है। तो चलिए सबसे पहले मीटियोर मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। मीटियोर मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि जो राफेल का जो पायलट है उसको अपना टारगेट डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो टारगेट बियॉन्ड विजुअल रेंज है, तो भी ये मिसाइल का यूज करके उस टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसमें कि 60 किलोमीटर का नो एस्केप जोन भी शामिल है। ये जो जोन है इसका वो बाकी की जो एयर टू एयर मिसाइल्स है उससे कहीं ज़्यादा है। नो एस्केप जोन यानी कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट ये मिसाइल के 60 किलोमीटर के रेडियस में है तो फिर उसका बचना काफ़ी टफ है। ये मिसाइल एक यूनिक रॉकेट रामजेट मोटर से पावर्ड है, जो कि ये मिसाइल को लॉन्गर टाइम के लिए हायर पावर प्रोवाइड करता है। रामजेट टाइप की जो मोटर्स होती है वो यूजुअली जो हाई स्पीड मिसाइल्स होती है उसमें यूज किया जाता है। रामजेट जैसा भी एक दूसरी मोटर आती है जिसको स्क्रैमजेट मोटर भी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इसमें कंबशन होता है वो सबसोनिक लेवल पे होता है, और यहाँ पे जो कंबशन होता है वो सुपरसोनिक लेवल पे होता है। सबसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे कंबशन होना, और सुपरसोनिक यानी कि साउंड की जो स्पीड है उससे ज़्यादा की स्पीड पे कंबशन होना। तो चलिए अब स्कैल्प मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ये एक डीप स्ट्राइक एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अगर पाकिस्तान में बालाकोट जैसी स्ट्राइक अगर फ्यूचर में करनी हो तो वो अपने एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर भेजे बिना ऐसी स्ट्राइक फ्यूचर में कर सकता है। इसका एक मेन फीचर ये है कि कोई भी फिक्स या स्टेशनरी टारगेट लैंड के ऊपर या तो पानी में हो तो वो उसको पिन पॉइंट टर्मिनल एक्यूरेसी के साथ इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक स्टेल्थ वेपन है, यानी कि ये एनिमी के द्वारा इजीली ट्रैक नहीं हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं मिका मिसाइल के बारे में। मिका एक फ्रेंच एक्रोनिम है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है इंटरसेप्शन, कॉम्बैट एंड सेल्फ डिफेंस मिसाइल। ये एक मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल है जिसमें कि एक्टिव रडार यानी इमेजिंग इंफ्रारेड जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ तब होता है कि जब क्लोज क्वार्टर फाइट होती है या तो फिर लॉन्ग विजुअल रेंज की जो एयरक्राफ्ट के बीच में जो फाइट होती है तब ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक की है। इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मिसाइल का जो टारगेट है वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही ये मिसाइल वो टारगेट को ख़त्म कर देती है। चलिए अब देखते हैं हैमर मिसाइल के बारे में। हैमर मिसाइल का फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसकी रेंज 60 to 70 किलोमीटर तक की है। इसमें एक फीचर्स ये है कि ये कोई भी टाइप के बंकर्स हो या तो फिर हार्डन शेल्टर हो उसको वो इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो जो ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइना के ऐसे हार्डन शेल्टर्स है उसको ये मिसाइल इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसको रिसेंटली इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स को यूज़ करके ये डील को साइन किया गया है। तो ये इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स क्या है? तो जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है या तो फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को कुछ ऐसे पावर्स दिए हैं कि उसको यूज़ करके वो किसी भी कंट्री के पास से वॉर के जो पार्ट्स है या तो कोई भी इक्विपमेंट है उसको बाय कर सकता है। तो जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज जो कि एक डिफेंस का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें जो आर्मी शेड्यूल ऑफ पावर्स है उसमें शेड्यूल 23 में ये इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को दी है। तो भारत ने जो फ्रांस के पास से राफेल जेट्स खरीदे हैं उसमें इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार टोटल 13 इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे कि इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस। ये टाइप के हेलमेट में एयरक्राफ्ट की जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है वो पायलट की आंख में डायरेक्टली ही प्रोजेक्ट की जाती है ताकि पायलट जो है वो एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सके। फिर है रडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जामर्स यानी कि अगर कोई भी मिसाइल राफेल के ऊपर अटैक करती है तो राफेल कुछ टाइप के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को छोड़ता है ताकि मिसाइल्स की जो गाइडेंस सिस्टम है उसको जाम किया जा सके, उसको ट्रिक किया जा सके। फिर है 10 आवर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग सिस्टम। ऐसे करके टोटल 13 इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस राफेल में किए गए। तो भारत में राफेल के आने से भारत की जो एयर सुपीरियरिटी है साउथ एशियन रीजन में स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान वो काफ़ी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी F-16 फाइटर प्लेन्स है जो कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदे थे। F-16 में सुपीरियर रडार सिस्टम मौजूद है। अब ये सिस्टम को काउंटर करने के लिए भारत को एटलीस्ट 2 सुखोई 30 की जरूरत पड़ती है। तो राफेल के आने से F-16 को काउंटर करने में भारत को काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ भारत ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की भी डील की है। तो ये S-400 मिसाइल सिस्टम प्लस राफेल ये दोनों साथ मिलकर पाकिस्तान को काउंटर करने में भारत की काफ़ी हेल्प करेगा।
अब राफेल के जो मेन कॉम्पिटिटर्स है वो है चेंगडू J-20 एंड शेंगयांग J-31। ये दोनों चाइना के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। जो राफेल है वो 4.5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि राफेल जो है वो चेंगडू J-20 एंड शेंगयांग J-31 से टेक्नोलॉजिकली कम एडवांस है। हालांकि शेंगयांग J-31 है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है और जो चेंगडू J-20 है वो अभी प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भारत जो है वो ये सिचुएशन का फायदा लेके चाइना को प्रेशराइज कर सकता है। और साथ ही साथ जो राफेल डील साइन की गई थी वो भारत और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक सिंबल भी है। तो अभी राफेल डील के कंसर्न्स के बारे में बात करें तो जो भी राफेल जेट्स इंडियन एयरफोर्स में आएंगे उसको इंडियन एयरफोर्स के जो ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसमें इंटीग्रेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि जो भारत और चाइना के बीच में अभी रिसेंट टेंशन चल रहा है वो देखते हुए ये डील भारत की फेवर में बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जो भारत ने रिसेंटली फ्रांस के साथ हैमर की जो डील साइन की थी उससे पहले ये डिसाइड किया था कि राफेल में हैमर की जगह पे इजरायली मेड स्पाइस बॉम्ब सिस्टम को यूज किया जाएगा, क्योंकि स्पाइस बॉम्ब सिस्टम जो है वो हैमर की कंपैरिजन में काफी चीप है। हालांकि जैसे जैसे ही भारत और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ता गया वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ये डील को कैंसिल किया और ये डील को साइन किया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन सिस्टम है उसमें फोरसाइट की कमी है। जो भी डिफेंस डील साइन हो उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उसको कंसीडर करना काफी जरूरी है। साथ ही साथ ये डील आत्मनिर्भर भारत के अगेंस्ट भी है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको डिफेंस स्पेस में एंटर होने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफी कम इंसेंटिव मिलते हैं। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट के जो प्राइवेट सेक्टर के साथ डिफेंस डील है वो छोटी है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। फॉर एग्जांपल बात करें तो यूएस में लॉकहीड मार्टिन करके प्राइवेट डिफेंस कंपनी है जो कि 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी। अब ये कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट का विश्वास है वो जीत लिया है और यूएस गवर्नमेंट को भी भरोसा है कि ये कंपनी जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाएगी वो हाई क्वालिटी के होंगे। तो जैसे जैसे ही टाइम जाएगा वैसे वैसे ये प्राइवेट डिफेंस कंपनियां अपनी मार्केट में एक इमेज क्रिएट करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर के साथ लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अनाउंस किया है। तो अब इंडिया और फ्रांस के कॉपरेशन के बारे में बात करें तो इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 1998 से है। ये पार्टनरशिप मेनली 3 सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर एंड सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में। डिफेंस कॉपरेशन के बारे में बात करें तो 2018 में दोनों कंट्री ने मिनिस्ट्रियल लेवल एनुअल डिफेंस डायलॉग को क्रिएट किया था। फिर उसके साथ हाई कमिटी ऑन डिफेंस कॉपरेशन भी है जो कि एनुअली मीट होती है। मिलिट्री लेवल एक्सरसाइज की बात करें तो दोनों कंट्री के बीच एक्सरसाइज शक्ति जो कि 2 साल में एक बार कंडक्ट होती है स्पेसिफिकली आर्मी के लिए, एक्सरसाइज वरुणा जो कि स्पेसिफिकली नेवी के लिए एनुअली कंडक्ट होती है और एक्सरसाइज गरुड़ा जो कि एयरफोर्स के लिए कंडक्ट होती है। ये एक्सरसाइज गरुड़ा आखिरी बार 2019 में कंडक्ट की गई थी। इसके साथ साथ इंडिया और फ्रांस के बीच में P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट भी चालू है। ये प्रोजेक्ट के तहत भारत ने फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन सबमरीन को 2006 में साइन किया था, जिसमें कि पहले सबमरीन जो कि INS कालवरी है उसको 2017 में ही कमीशन किया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो राफेल के आने से भारत को साउथ एशियन रीजन में एक क्वालिटेटिव एज मिलेगा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान एंड चाइना के ऊपर। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।